एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लेक्चर एकेडमी पर। आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यानी डे नंबर 8 ऑफ हमारी 45 डे चैलेंज, जो कि एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम में आए हैं। तो ये है हमारा डे नंबर 8 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको खुद से आंसर करना है, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना था वो इनमें से किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई? ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आरबीआई बना है, इसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जो कि आया था इन द ईयर 1934। 1934 में एक कमीशन आता है जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। इसी की सिफारिश बनता है आरबीआई। आरबीआई बनता है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को, और हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं आरबीआई के मुंबई। मुंबई में हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के आपको गवर्नर का नाम याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई का आपको नेशनलाइजेशन याद रखना है, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो आपको याद रखना है नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को देखने को मिलता है हमें नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई को जानते हैं हम लोग बैंकर्स बैंक के नाम से, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से, आरबीआई काम होता है करेंसी जारी करना, बैंकों को सुपरवाइज करना, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना। मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग याद रखो, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करी जाती है बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक बात याद रखना, इसके अंदर होते हैं 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। 3 मेंबर आरबीआई से और 3 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट से। 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई और 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर्स टोटल होते हैं यहाँ पर। मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है हमारे देश में, जो इन्फ्लेशन है, ये महंगाई है, वो कितनी, उसकी दर क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अब क्या रखना है, 4%, 4%। और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं प्लस या फिर -2%। 4 से लेकर +2% या फिर -2%, यानी 2% से लेकर 6% तक। इतनी इन्फ्लेशन हमारे देश के लिए ठीक है, यानी हमारी जो इन्फ्लेशन की रेट है, इन्फ्लेशन रेट, वो रहनी चाहिए 2 से 6% तक। अगर इससे कम होती है, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिलती है, तो आरबीआई उसको ठीक करेगा। आरबीआई की ड्यूटी बनती है ये कि इन्फ्लेशन रेट को इस रेंज के अंदर रखा जाए, 2% से लेकर 6% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कौन से जगह पर हमें सुंदरी ट्रीज देखने को मिलते हैं? तो सुंदरी ट्रीज आपको पता होगा, जो सुंदरी पेड़ है ये देखने को मिलता है हमें सुंदरबन डेल्टा के पास। सुंदरबन डेल्टा आपको पता होगा, सुंदरबन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड में देखने को मिलता है। सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा देखने को मिलता है, बनाया जाता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, गंगा और
ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है सुंदरबन डेल्टा, बनता है वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश वाले एरिया में, जहां पर देखने को मिलते हैं सुंदरी ट्रीज, और ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये टाइप आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसको हम लोग स्वैम्पी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, स्वैम्पी ट्रीज के नाम से जानते हैं, मार्शी ट्रीज के नाम से जानते हैं, दलदलीय पेड़ों के नाम से जानते हैं, स्वैम्पी फॉरेस्ट, मार्शी फॉरेस्ट, मैंग्रोव, मैंग्रोव वंस। मैंग्रोव वन से, ये जो मैंग्रोव जो वन है ये फॉरेस्ट हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं कोस्टल एरियाज पे या फिर डेल्टा पे, वास डेल्टा, डेल्टा बनाया जाता है सुंदरबन डेल्टा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के द्वारा। मैंग्रोव की जो रूट्स होती है वो याद रखना, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो रूट्स है यानी जो जड़ें हैं उनको जानते हैं हम लोग लिविंग रूट्स के नाम से, लिविंग रूट्स के नाम से, और ये वीवी पैरस देखने को मिलती है, वीवी पैरस। मैंग्रोव की जो रूट्स है वो उनको जानते हैं हम लिविंग रूट्स या फिर वीवी पैरस रूट्स के नाम से, और इनके अंदर छेद होते हैं यानी कुछ डॉट स्पोर्स होते हैं, उन स्पोर्स को जानते हैं हम लोग स्पोर्स, जो कि ये सांस लेने के लिए काम करते हैं उनके रूट्स, और ये जमीन से बाहर की तरफ आ जाते हैं, यानी ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जो इनकी रूट्स है वो बाहर की तरफ आ जाती है, इनके ऊपर कुछ हमें डॉट्स देखने को मिलता है, स्पोर्स देखने को मिलते हैं, इन स्पोर्स को जानते हैं हम लोग नुमेटोफोर्स के नाम से, नुमेटोफोर्स के नाम से, नुमेटोफोर्स हमें ये स्पोर्स देखने को मिलते हैं ऑन द रूट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट। डेल्टा से क्वेश्चन याद रखो, कौन सी रिवर है जो कि बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा में अमेरिका के पास देखने को मिलता है, और ये इस रिवर का नाम है मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। पंछी के जो ऐसे पैर होते हैं ऐसा डेल्टा में देखने को मिलता है, बर्ड फुट डेल्टा देखने को मिलता है बाय मिसिसिपी रिवर। सुंदरबन डेल्टा आप लोग याद रखो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा के द्वारा, गंगा की लेंथ यहाँ पर याद रखो आप लोग करीब 2525 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लेंथ करीब है 2900 किलोमीटर, बस इंडिया में ये फ्लो करते हैं सिर्फ 900 किलोमीटर, टोटल लेंथ 2900 और 900 किलोमीटर देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी कौन सा आर्टिकल बात करता है हमारे राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में। राज्यसभा को हम लोग जानते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से, राज्यसभा को जानते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, परमानेंट हाउस के नाम से, परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं हम लोग, अपर हाउस के नाम से जानते हैं हम लोग, अपर हाउस, परमानेंट हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सभी नाम है राज्यसभा के। राज्यसभा का आर्टिकल देखने को मिलता है आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा। राज्यसभा आपको पता होगा हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट में दो, यानी हमारे सदन में दो हाउस हमें देखने को मिलते हैं, और पार्लियामेंट के जो ऑर्गन है वो है टोटल 3 ऑर्गन। पार्लियामेंट जो है वो 3 ऑर्गन से मिलकर बनी है। फर्स्ट तो आते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट, सेकंड आती है यहाँ पर लोकसभा, और थर्ड आती है हमारी राज्यसभा। पार्लियामेंट 3 ऑर्गन से जुड़ के बनी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का आर्टिकल आप लोग याद रखो 79, प्रेसिडेंट का आर्टिकल देखने को मिलता है 52, लोकसभा का आर्टिकल देखने को मिलता है 81, और राज्यसभा का आर्टिकल देखने को मिलता है हमें 80। तो ये क्वेश्चन बात कर रहे थे कौन सा नंबर आर्टिकल होता है 80 के बारे में। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, अपर हाउस परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं, ऐसे ही लोकसभा को जानते हैं हम लोग लोअर हाउस के नाम से, लोअर हाउस, टेम्परेरी हाउस,
आप लोग मिनिमम एज याद रखो, अगर मेंबर बनना हो लोकसभा का तो मिनिमम एज यहाँ पर चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर लोकसभा इज 25। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र चाहिए 30 साल। प्रेसिडेंट हमारे कंट्री बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स चाहिए हमें प्रेसिडेंट बनने के लिए। एक और बात याद रखो आप लोग कि जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए ये एक टेम्परेरी हाउस है, परमानेंट हाउस नहीं है। पर जो ये राज्यसभा है ये हमें देखने को मिलता है परमानेंट हाउस। कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकता। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। लोकसभा डिसॉल्व किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है लोकसभा। लोकसभा का टाइम पीरियड आप लोग याद रखो 5 ईयर्स। 5 ईयर्स टाइम पीरियड देखने को मिलता है हमें लोकसभा का। और आपसे पूछा जाए राज्यसभा का टाइम पीरियड क्या है, तो यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, नो टाइम पीरियड, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, कभी भी भंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और कौन से दिन बोर्न हुए थे, कौन से ईयर में बोर्न हुए थे? मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी का जो जन्म होता है 1869, सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 को बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं। यूएन द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस ने इसको घोषित किया हुआ है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे देखने को मिलता है हमें एवरी ईयर 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को एक और पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी होती है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी तो सेकंड पीएम रहे हैं इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिलती है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी से आप लोग याद रखो कुछ क्वेश्चंस। इनको फादर ऑफ नेशन बोला गया बाय सुभाष चंद्र बोस। इनकी कुछ बुक्स का नाम याद रखो आप लोग। 1903 में इन्होंने बुक लिखी थी साउथ अफ्रीका से, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन बुक देखने को मिलती है महात्मा गांधी की। कुछ और बुक्स नाम याद रखो आप लोग, यंग इंडिया, यानी ये न्यूज़पेपर यानी लिटरेरी वर्क ऑफ गांधी जी, नवजीवन, हरिजन, एंड इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखो आप लोग। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी इंडिया में वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। हर साल हम लोग मनाते हैं इस दिन एनआरए डे, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से। इनकी जो पहली पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिली वो देखने को मिलती है इन द ईयर 1916 बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बीएचयू फरवरी 1916 में देखने को मिलती है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। पॉलिटिकल गुरु याद रखो आप लोग, महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालय। हिमालय की हमें ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी रिवर देखने को मिलती है? ईस्टर्न का मतलब है हिमालय की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, इसको आप लोग इंडिया गैस कर सकते हो, इंडिया मानो। और यहाँ पर कहीं देखने को मिलते हैं हमारे हिमालय। तो आपसे बात कर रहा है
ईस्टर्न में, ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी रिवर है जो कि मार्क करती है बाउंड्री ईस्ट तरफ? तो ये रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलते हैं ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयास। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है यहाँ तिब्बत से निकलती है इधर सेमायुंग ग्लेशियर से, और यू टर्न लेके, यानी एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नामचा बारबा। इस ग्लेशियर का नाम आप लोग याद रखो, नामचा बारबा ग्लेशियर। यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है, यू टर्न लेती है नामचा बारबा ग्लेशियर से और इंडिया के अंदर करती है एंटर। कौन सी स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय मैंने आपको बताई थी 4 टाइप के हमें हिमालय देखने को मिलते हैं। ट्रांस हिमालयास, सेकंड देखने को मिलते हैं ग्रेटर हिमालयास, थर्ड देखने को मिलते हैं मिडल हिमालयास, और फोर्थ देखने को मिलता है शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे देखने को मिलता है शिवालिक। ट्रांस, ग्रेटर, मिडल और शिवालिक। जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो देखने को मिलती है हमें, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है ग्रेटर हिमालयास में, जो कि पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट करीब है 8848.86 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, और जो कि हमें देखने को मिलती है नेपाल के अंदर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागर माथा के नाम से। तिब्बत में जानते हैं माउंट एवरेस्ट को चोमो लांगमा। हिमालय की जो रेंज है वो आपको याद रखनी है, यहाँ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हिमालय की रेंज फैली हुई है करीब 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हिमालय। हिमालय का जो ईस्टर्न बाउंड्री है, ये जो ग्लेशियर है ईस्टर्न बाउंड्री, ये बनाता है नामचा बारबा। नामचा बारबा बनाता है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयास, और यहीं पर हमें देखने को मिल रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ऐसे ही आप लोग याद रख लो वेस्टर्न बाउंड्री, यहाँ पर जो ग्लेशियर देखने को मिलता है जो वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, इसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत देखने को मिलता है हमें वेस्टर्न एंकर, यानी वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयास। नंगा पर्वत हमें देखने को मिलता है J&K, जम्मू कश्मीर में। ये सभी बातें आप लोग याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमें कौन से ईयर में देखने को मिली? तो ये बनी है 1927 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। अभी CGL 2024 में यही क्वेश्चन आया प्री में। 1927 में देखने को मिलती है हमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927। आप लोग याद रखिए इसको 1927। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1927। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ओलंपिक से। आप लोग याद रखो तो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हमें देखने को मिले थे 1896 ग्रीस, ग्रीस एथेंस में। ग्रीस एथेंस में देखने को मिलते हैं फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स। और सेकंड देखने को मिले हमें इन द ईयर अगले 4 साल बाद 1900 पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। और जो लेटेस्ट वाले हुए अभी 2024 ये भी पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश। कहां पर पहला हिंदू कॉलेज बनाया गया था? इन द ईयर 1791। तो ये बना था बनारस में नहीं, कोलकाता, बंगाल में बना, बंगाल में बना था। हमें देखने को मिला था फर्स्ट हिंदू कॉलेज बाय जोनाथन डंकन। बाय एस्टेब्लिश्ड बाय लिख लेना आप लोग, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के द्वारा देखने को मिला हमें हिंदू कॉलेज।
बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड? कहां पर गल्फ ऑफ मन्नार हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है बिटवीन द साउथ ईस्ट साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच हमें देखने को मिलता है ये गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर ये तो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट यानी इंडिया की टिप है, और यहाँ पर ये श्रीलंका का जो है ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कोस्टल रीजन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ये आप लोग याद रखो। यहाँ पर देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। एक और बात याद रखो, एक और स्टेट देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, जल डमरू मंडल देखने को मिलता है, पार्क स्टेट। पार्क स्टेट हमें देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। पार्क स्टेट देखने को मिलता है इंडिया और श्रीलंका के बीचों बीच। गल्फ ऑफ मन्नार पार्क स्टेट देखने को मिलता है इंडिया एंड श्रीलंका। गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलता है कोरल्स, आप लोग याद रखो कोरल्स। कोरल्स हमें देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार में। नेक्स्ट बात देखियो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड टू क्योर कोल्ड एंड कफ? कोल्ड एंड कफ को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा प्लांट यूज किया जाता है? ये हम लोग अपने घर पे भी लगाते हैं, ये है तुलसी। इसका आंसर बनेगा तुलसी। और ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल में आ चुका है, इसी 2024 प्री क्वेश्चन आ चुका है तुलसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग यूज करते हैं कोल्ड और कफ को ठीक करने के लिए तुलसी, जो हम लोग अपने घर पे उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है which of the term to describe occurrence of pre-monsoon shower? pre-monsoon rain देखने को मिलती है हमें स्पेशली इन पार्ट ऑफ केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। हमारे साउथ इंडिया की तरफ हमें देखने को मिलती है प्री मानसून रेन। इसको हम लोग प्री मानसून शावर के नाम से भी जानते हैं, प्री मानसून शावर्स। तो प्री मानसून शावर हमें देखने को मिलते हैं, यानी मानसून आने से पहले कुछ प्री मानसून शावर देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में, उसी को जानते हैं हम लोग। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं हमें, तो आप लोग याद रखो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में हम लोग जानते हैं इसको मैंगो शावर के नाम से। इसका आंसर बनेगा फर्स्ट मैंगो शावर, या फिर ब्लॉसम शावर के नाम से। मैंगो शावर या फिर ब्लॉसम शावर के नाम से, कॉफी शावर के नाम से। कॉफी भी ज्यादा देखने को मिलती है प्रोडक्शन ऑफ कर्नाटका में, मैंगो शावर और ब्लॉसम शावर। मैंगो शावर ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बारिश होंगी प्री मानसून शावर, ये इंपॉर्टेंट है मैंगो शावर, इसलिए बोला गया क्योंकि ये आम को पकाने में मदद करती है, राइपनिंग ऑफ मैंगोज में, राइपनिंग ऑफ मैंगो में मदद करती है, आम को पकाने में मदद करती है ये शावर्स, प्री मानसून शावर। कुछ और नाम है मैंगो शावर के, यानी हमारी प्री मानसून शावर, कुछ और नाम आप लोग याद रखो। काल बैसाख के नाम से जानते हैं हम लोग इसको बंगाल वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्टर के नाम से जानते हैं इसको हम लोग थोड़ा बिहार वाले एरिया में, और एक और है बारदोली चीरा, बारदोली चेरा के नाम से जानते हैं हम लोग इसको असम के अंदर।
ये है प्री मॉनसून शावर, ये सभी याद रखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है द नेम पियादशी इज एसोसिएटेड विद द, कौन से मौर्यन किंग को जानते हैं पियादशी के नाम से? पियादशी या फिर प्रियादशी, ये है अशोका, द अशोका। अपने आप को पियादशी या फिर देवम प्रिया, देवम प्रिया, पियादशी या देवम प्रिया बुलाने का काम किया अपने आपको अशोक, अशोका द किंग। देवम प्रिया या फिर पियादशी का मतलब होता था बिलव्ड ऑफ गॉड्स, बिलव्ड ऑफ गॉड्स, अशोका द किंग। काफी इंपॉर्टेंट राजा हैं अशोका, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अशोका ने लड़ी है कलिंग वॉर, कलिंग वॉर आपको पता होना चाहिए, कलिंग वॉर, कलिंग वॉर। इस वॉर के बाद अशोका ने अपनी नीतियों को चेंज कर लिया, यानी वॉर से इन्होंने ट्रांसफर कर लिया पीस की तरफ, वॉर से पीस की तरफ इन्होंने मूव कर लिया। कलिंग वॉर होती है 261 बीसी। कलिंग आपको देखने को मिलता है उड़ीसा कोस्ट पे, उड़ीसा कोस्टल पे 261 बीसी में देखने को मिलती है कलिंग वॉर। अशोका से आप लोग याद रखो, अशोका के जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो पढ़े गए थे एक पर्सन के द्वारा जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वो पर्सन है जिन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा इन द ईयर 1837। अशोक के शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। अशोका बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग, आप लोग याद रखो। अशोक के टाइम पर मौर्यन वंश का जो फ्लरिशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड हो गया था। अशोका ने बाद में पीस, वॉर छोड़ के पीस को अपनाया और बाद में बौद्ध धर्म अडोप्ट कर लिया, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। उस पर्सन का नाम याद रखो जिन्होंने अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराने का नाम था उपागुप्त। उपागुप्त वो पर्सन है जिन्होंने अशोका को कन्वर्ट कराया बुद्धिज्म में आफ्टर द कलिंग वॉर 261 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये है फाउंडर ऑफ मौर्यन वंश। ये किंग बनते हैं अपनी पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था कौटिल्य के हेल्प से। कौटिल्य जिनको जानते हैं हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से, विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से कौटिल्य को जानते हैं हम लोग। इनकी मदद से मौर्यन वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हरा के? धनानंद को हरा के, बाय द डिफीट ऑफ धनानंद। नंद वंश को खत्म करके, धनानंद को हरा के, नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट करा मौर्यन वंश। बृहद्रथ आप लोग याद रखो, ये है लास्ट मौर्यन राजा, बृहद्रथ लास्ट मौर्यन किंग। बृहद्रथ को हरा के मौर्यन वंश के खात्मा करा और नया वंश स्टार्ट करा बाय पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने खत्म किया मौर्यन वंश को और अपना ही नया वंश स्टार्ट करा जिसका नाम था पुष्य शुंग वंश। लास्ट किंग था उसका नाम है बृहद्रथ। बिंदुसार है फादर ऑफ अशोका, ये फादर ऑफ अशोका बिंदुसार। बिंदुसार को जानते हैं हम लोग अमित्र घात के नाम से, अमित्र घात, अमित्र घात के नाम से जानते हैं बिंदुसार को। अमित्र घात का मतलब होता था स्लेयर ऑफ फोर्सेस, स्लेयर ऑफ फोर्सेस। एक और चीज बताता हूं आपको याद रखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया जैन धर्म को, जैनिज्म को। अशोका ने अपनाया बुद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को। बिंदुसार ने अपनाया आजीविका सेक्ट को, आजीविका सेक्ट को। यहाँ पर 3% देखने को मिला तीनों मौर्यन किंग्स हैं और तीनों ने ही अलग अलग रिलीजन को अपनाया, अलग अलग धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगली बात देखिए, द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी, इनमें से कौन से भगवान के लिए मनाई जाती है रथ यात्रा? पुरी के अंदर जो
रथ यात्रा देखने को मिलती है हमें, वो देखने को मिलती है लॉर्ड जगन्नाथ को लेकर। लॉर्ड जगन्नाथ की हमें देखने को मिलती है रथ यात्रा पुरी में, उड़ीसा की पूरी जगह पे लॉर्ड जगन्नाथ के लिए निकाली जाती है रथ यात्रा। याद रखें आप लोग, ये फेस्टिवल देखने को मिलता है हमें रथ यात्रा। और भी फेस्टिवल देखने को मिल रहे हैं जिसका नाम है, जैसे कि छाऊ फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है। छाऊ छऊ फेस्टिवल भी उड़ीसा में देखने को मिलता है। नुआ खाई फेस्टिवल, राज पर्व, राजा पर्व, कलिंग फेस्टिवल, कलिंग फेस्टिवल, ये सब देखने को मिलते हैं हमें उड़ीसा के अंदर। कलिंग वॉर अभी हमने देखी इन द ईयर 261 BC बाय अशोक किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग जैद सीजन। जैद क्रॉप्स इनमें से कौन सी देखने को नहीं मिलती। तीन टाइप की क्रॉप्स हमें देखने को मिलती है, खरीफ, राबी राबी खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को जानते हैं हम लोग समर क्रॉप्स के नाम से, जो समर के सीजन में उगाई जाती है। राबी क्रॉप्स को जानते हैं हम लोग विंटर क्रॉप्स के नाम से, जो सर्दियों के टाइम उगाई जाती है। जैद को जानते हैं हम लोग सीजनल क्रॉप्स के नाम से। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो देखने को मिलते हैं हमें जैद क्रॉप्स के अंदर। तो आप लोग इसको आंसर कर सकते हो, कुकुम्बर, वाटरमेलन और मस्क मेलन, ये हमें देखने को मिलती है जैद क्रॉप्स। और राइस इसका आंसर बनेगा, राइस हमें देखने को मिलता है खरीफ। इसका सही आंसर बनेगा राइस। राबी क्रॉप्स के लिए एक जो रेनफॉल है वो आप लोग याद रखो। राबी क्रॉप्स के लिए जो एक रेनफॉल इंपॉर्टेंट है उसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या फिर इसको जानते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट मानसून के नाम से। नॉर्थ वेस्ट मानसून जो कि ठंड के टाइम पर होता है, यानी विंटर्स में हमें देखने को मिलता है राबी क्रॉप्स के लिए। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से स्टार्ट होने वाले मानसून का नाम है नॉर्थ वेस्ट मानसून या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। यूजफुल है हमारी राबी क्रॉप्स के लिए, राबी क्रॉप्स के लिए। चलिए आज की क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही। इसके अगले क्वेश्चन यानी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग देखते रहिए न्यू लक्स एकेडमी पे। ये जो 45 डेज चैलेंज है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग लास्ट तक इस सेशन में बने रहे। लास्ट तक आप लोग हर एक वीडियो देखनी है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब टू न्यू लक्स एकेडमी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।